नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा फ्रांस और अफ्रीका के साहेल रीजन में उसके कम होते इन्फ्लुएंस के बारे में। तो रीसेंट न्यूज ये है कि चैड नाम के देश के साथ फ्रांस का एक एग्रीमेंट था, मिलिट्री एग्रीमेंट, वो खत्म हो गया है और कल उसने अपना मिलिट्री बेस वहां पर चैड को हैंडओवर कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। कल रात इनकी मृत्यु हो गई और मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ये थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति को इनको देखकर पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। रीजन बीइंग कि पॉलिटिक्स में आजकल एक इमेज बनी हुई है कि कम पढ़े लिखे लोग ही नेता बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने प्रूव किया अपने जीवन में, अपने करियर में, कि अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं एकेडमिक्स में, इफ यू आर अ गुड टेक्नोक्रेट, यू कैन एस्पायर फॉर द टॉप जॉब और आप देश की पूरी दिशा ही बदल सकते हैं अगर आप अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं। तो मेरी और वर्ल्ड अफेयर्स परिवार की ओर से इन्हें श्रद्धांजलि। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो रीसेंट न्यूज ये है कि फ्रांस ने अपना एक मिलिट्री बेस जो चैड देश में था वो वहां की लोकल सरकार को हैंडओवर कर दिया है और उनका डिफेंस एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। अब ये कोई छोटा सा निर्णय नहीं है, इसको हमें एक बड़े जियोपॉलिटिकल लेंस की नजर से देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है, फ्रांस की एक लंबी कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। उन सभी पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा। आपको पता ही है कि मैं हिस्ट्री तो बताता ही हूं, इसीलिए वीडियोस थोड़े लंबे भी हो जाते हैं, तो देखिए उसे पूरा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में वो कौन सा देश है जिसमें मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन जैसे भारत में तो एक ही होता है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में 4 टाइम जोन है। तो वो कौन सा देश है जिसमें मैक्सिमम टाइम जोन्स हैं? आंसर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। दोस्तों, इस रविवार यानी 29 दिसंबर को अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट आ रहा है। ये एक तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आप स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे, या फिर आप अट्रैक्टिव प्राइसेस जैसे कि स्मार्टफोन और लैपटॉप भी जीत सकते हैं। इसे ज्वाइन करने का लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी, जो कि देश का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर ये कर सकते हैं। ओनली फॉर 24,000 रुपीज, दैट इज द डिस्काउंटेड प्राइस दैट यू विल गेट। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, जो भी प्राइसेस आपको वेबसाइट पर दिखेंगे, आप वहां पर महिपाल कोड लगा लीजिए तो आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये आफ्टर डिस्काउंट प्राइस में आपको बता रहा हूं। जो हमारे अपकमिंग बैचेस हैं उनकी भी डिटेल्स आपको लिंक पर क्लिक करने पर मिल जाएगी, और हमारे ऑप्शनल के भी बहुत अच्छे एजुकेटर्स वाली जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक, तो देखिए चैड देश की लोकेशन कहां पर है? इट इज सिचुएटेड इन दिस रीजन। इसको साहेल रीजन कहा जाता है अफ्रीका का। अब ये साहेल क्या है? तो देखिए, साहेल रीजन जो है ये सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल नीचे वाला एरिया है। तो ये जो आप उत्तरी अफ्रीका में इतना बड़ा सूखा एरिया देख रहे हैं, ये सहारा रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट रीजन है। इसमें भी मल्टीपल कंट्रीज हैं बड़े बड़े, और इसके जस्ट नीचे एक इंटरमीडिएट जोन आता है, यानी कि डेजर्ट से धीरे धीरे जहां पर हरियाली, पेड़ पौधे आपको नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो है साहेल रीजन। तो यहां कोई घने जंगल नहीं है, बट हाँ एक तरह का डेजर्ट वेजिटेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये साहेल रीजन के अंदर आपको आबादी भी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी सहारा रेगिस्तान इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो ये साहेल रीजन के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम सेनेगल हियर इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और यहां एरिट्रिया तक का इलाका इसमें शामिल है। और इन देशों के अंदर अगर आप बड़े देश देखेंगे तो सूडान, चैड, निजेर, नाइजीरिया, माली, मॉरिटेनिया और बर्किना फासो हैं। और ये जो इक्वेटोरियल अफ्रीका के कंट्रीज हैं ये फिर थोड़े से अलग हो जाते हैं। इनके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीजन भी हैं, आगे आपको बताता हूं। तो अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो साहेल रीजन इट्स अ मिक्सचर और अ इंटरमीडिएट जोन बिटवीन द डेजर्ट एंड द सवाना रीजन्स ऑफ अफ्रीका। तो अगर आप फिर सेंटर में इक्वेटर के पास चले जाओगे तो यहां तो आपको घने ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो अफ्रीका की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कॉन्टिनेंट इन द एंटायर प्लैनेट। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये वाला जो इलाका है ये फ्रांस के कंट्रोल में बहुत लंबे समय तक रहा था। तो देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट सन 1900 के बाद में पूरी तरह से यूरोपियन पावर्स के चंगुल में आ गया था। यूरोपियंस ने यहां पर एक लूट सी मचा रखी थी। इन्होंने बर्थडे केक की तरह काट के पूरे अफ्रीका को आपस में डिवाइड कर लिया था, और यही एक रीजन था कि वर्ल्ड वॉर 1 भी हुआ था। इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो यहां पर रिसोर्सेज को ड्रेन किया गया, यहां के लेबर को, यहां के लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। मतलब हमें लगता है कि जैसे भारत में एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो अफ्रीका में भारत से भी बढ़कर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। यहां भी कम नहीं हुआ, लेकिन वहां उनकी और क्रूरता ज्यादा थी। उन्हें तो वो बिल्कुल ह्यूमन समझते ही नहीं थे। यूरोपियन पावर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर अफ्रीका बाय 1900s, अर्ली 1900s 3-4 रीजन्स में डिवाइड हो चुका था, जिसमें अगर आप देखो तो ये जो वेस्ट वाला अफ्रीका है ये मोस्टली पूरा फ्रांस के कंट्रोल में था। फिर यहां पर ये वाला एरिया भी फ्रांस के कंट्रोल में था, जो आज चैड वाला देश है। और इधर तो देखोगे आप साउथ में या सेंटर में, तो यहां इंग्लैंड का दबदबा था। और फिर उसके अलावा और भी देश थे, इटली था, बेल्जियम था, इन्होंने भी कुछ कुछ एरियाज अपने
अपने पास रख रखे थे, पोर्चुगल भी था, लगभग सारे ही बड़े बड़े यूरोपियन देशों का यहां पर कोई ना कोई कंट्री पर कॉलोनियल रूल था। लेकिन एरिया वाइज आप देखोगे तो सबसे बड़ा फ्रेंच टेरिटरी है एंड देन इट वाज ब्रिटिश। तो कुल मिलाकर फ्रांस ने बहुत सारे देशों पर यहां पर अपनी गुलामी जमाए रखी थी और ये 17वीं सेंचुरी में ही यहां पर आ गए थे, लेकिन बड़े स्तर पर 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट होती है 1900 के आसपास, उस समय ये काफी एरिया पर थे। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, हमारे दिमाग में कॉलोनियल पावर के रूप में हमेशा इंग्लैंड की इमेज रहती है, लेकिन फ्रांस जो है वो उनसे भी बड़ा कॉलोनियल पावर एक समय हुआ करता था ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। वो तो बाद में थोड़ा हार गए थे लड़ाइयों में इंग्लैंड से, इसलिए उनका दबदबा कम हो गया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, वरना फ्रांस भी एक बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर हुआ करता था, स्पेशली इन फ्रांस। तो देखिए इन्होंने धीरे धीरे सभी देशों को आजादी तो दे दी 1950s 60s में जाकर, और कुछ टेरिटरी, दो टेरिटरी आज भी उनके पास है, रोनियन आइलैंड और मायोटे, ये दो छोटे आइलैंड्स हैं जो आज भी इनके पास हैं इंडियन ओशन में। और एक टेरिटरी मॉरिशस इन्होंने ब्रिटेन को दे दी थी 1810 में, जब ये नेपोलियनिक वॉर्स वगैरह चल रहे थे उस समय। तो देखिए डीकोलोनाइजेशन तो हो गया, आजादी मिल गई इन सभी देशों को, लेकिन इन सारे अफ्रीकी देशों में ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज अपनी कुंडली मारकर बैठी हैं। कैसे? वहां की जो रिच मिनरल वेल्थ है उसको निकालने के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं कंपनियों को मिलते हैं, कोई लोकल अफ्रीकन कंपनी नहीं है। ये सारी ऑयल या माइनिंग वाली जो कंपनीज हैं यूरोप की, अमेरिका की, यही इन देशों में आकर, यूरोप तो मतलब मेनली यूरोप ही है, यूएस तो इतना नहीं था इन्वॉल्व, तो इस एरिया में फ्रांस की कंपनीज हैं, यहां पर साउथ में ब्रिटिश कंपनीज थी, तो इन्होंने ही यहां पर मिनरल वेल्थ को लूटा है और सारा एक्सट्रैक्शन करके ये क्या करते हैं, सरकार को थोड़ा सा रेवेन्यू का हिस्सा दे दिया। मान लो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10-20 रुपए ये उनकी सरकारों को दे देते थे, और सरकारों में मोस्टली करप्ट डिक्टेटर्स रहे हैं, तो उन्होंने वो 10-20 रुपए अपनी जनता में कभी नहीं बांटे। ये प्रॉब्लम रही है अफ्रीका के पिछले 50-60 सालों में। तो अगर आप यहां पर देखो कितने कू कराए इन्होंने, कू डेटा यानी कि तख्ता पलट क्यों कराया जाता है, क्योंकि कहीं पे कोई नया नेता चुनकर आ गया चुनाव में, वो इनके फेवर का नहीं था, वो बोलता था कि मैं तो फ्रांस की लूट को बंद करूंगा, उसको ये 2 महीने में हटा देते हैं। और ये कू कई बार कराए फ्रांस ने। हमें लगता है कि CIA और USA ने बहुत सारे तख्ता पलट कराए हैं, फ्रांस जो है चुपचाप काम करता है, बिल्कुल ज्यादा न्यूज में नहीं आना चाहता है। तो इन्होंने देखो एक एक देश में 8 बार, 7 बार, 5 बार, 4 बार कू कराया है, और ये तो मैं कुछ देशों का बता रहा हूं। सो दे हैव सपोर्टेड मोर देन 50 कूडेटाज, यानी कि फ्रांस के हस्तक्षेप से 50 बार सरकारों का तख्ता पलट हुआ है अकेले अफ्रीका में पिछले 50 सालों में। दूसरे देशों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। और उनमें अगर आप देखो आज भी फ्रांस का एक मजबूत पार्टनर है तो वो है चैड। चैड में इन्होंने तख्ता पलट 7 बार करवाया है, क्योंकि वहां पर उनको अपनी पसंद की सरकार चाहिए थी। क्यों? ऑयल। तो चैड के पास जो नंबर 1 रिसोर्स है वो है ऑयल। यहां पर दुनिया का, अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया के टॉप 20 देशों में आप देखोगे तो ये आ जाता है। और यहां पर जो ऑयल का खनन होता है उससे 60% नेशनल बजट आ रहा है, यानी कि अगर चैड की सरकार 100 रुपए कमा रही है तो 60% जो है वो इस ऑयल के रेवेन्यू से आ रहा है। लेकिन इतना ऑयल होने के बावजूद चैड सबसे गरीब देशों में शामिल होता है। आप कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट की लिस्ट उठाकर देख लो, फॉर एग्जांपल HDI रैंकिंग देख लो, चैड हमेशा नीचे से टॉप 3 में होगा। एक बार तो ये लास्ट रहा था, उसके पहले सेकंड लास्ट रहा था, तो मतलब 1 2 3 नीचे से पोजीशन इसकी होती रहती है। और यहां की 40% आबादी पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और आबादी है यहां की 1.8 करोड़, और उसमें से 40 लाख लोग, यानी कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन इनकी एक खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाती है। दे कैन नॉट अफोर्ड अ 1 डिसेंट मील। भुखमरी के भुखमरी के मामले में ये दुनिया में नंबर 1 देशों में आता है। यहां पर इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी है। ये टिपिकल एक अफ्रीका की इमेज जो लोगों के दिमाग में बनी होती है ना, कि जहां भुखमरी होगी ये वो देश है, जबकि पूरा अफ्रीका ऐसा नहीं है। देयर आर वेरी डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एज वेल। आप नाइजीरिया की कैपिटल में जाइए, साउथ अफ्रीका के सिटीज में जाइए, आपको देखकर लगेगा ये तो बहुत ही डेवलप्ड है। दे आर एज गुड एज मिडिल लेवल डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो हैं। लेकिन ये जो साहेल रीजन है ये बहुत गरीब है, और इसमें भी चैड की हालत बहुत ही खराब है। अब जैसा मैंने आपको बताया, फ्रांस का इंटरवेंशन यहां चलता रहता है, चैड इनका बहुत कंसिस्टेंट टारगेट रहा है। इन्होंने चैड के डिक्टेटर्स को बचाने के लिए कई बार अपनी मिलिट्री को भेजा है। मान लो चैड का जो नेता है उसको सामने कोई चैलेंज करता हुआ कोई आर्मी जनरल उठ खड़ा हुआ, उससे लड़ने के लिए फ्रांस के सैनिक जाएंगे। इतना ज्यादा हस्तक्षेप इन्होंने किया है। तो कई ऑपरेशंस इन्होंने अपने यहां चलाए हैं, और आखिरी बार जब 1986 में ये लोग यहां पर आए थे, इन्होंने अपनी ट्रूप्स भेजी थी एक डिक्टेटर को हेल्प करने के लिए। उसके बाद इन्होंने चैड छोड़ा ही नहीं। ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि ये जो डिक्टेटर्स थे ये अपनी जनता के लिए बहुत ही क्रूर थे। इन पे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस प्रूव हो चुके हैं कोर्ट में। आरोप लगे नहीं है, आरोप प्रूव हो चुके हैं। इस तरह के डिक्टेटर्स को इन्होंने बचाया। अच्छा, चैड के जो नेता हैं वो भी कई बार बड़े चालू थे। देखो इन्होंने 1990 में क्या किया कि जो फॉरेन कंपनीज थी, जैसे शेवरॉन टेक्साको यूएस की कंपनी है, पेट्रोनास मलेशिया की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर वो पेट्रोनास ट्विन टावर्स में बना हुआ है, तो इन कंपनीज को बोला
कि या तो आप पूरा ऑयल ऑपरेशन हमें दे दो, यानी कि आपने जो खर्चा किया है 20-30 सालों में, आपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो सारा हम टेक ओवर कर लेंगे, वरना आप हमें पैसा दो। तो इन्होंने $280 मिलियन टैक्स में दिए वहां के नेता को, तब जाकर उनको काम करने की वहां पर परमिशन आगे दी गई। अच्छा, जब भी इनको जरूरत होती है मिलिट्री एक्सपर्टीज की, तो ये फ्रांस की तरफ देखते हैं कि भैया आप हमारे बड़े भाई साहब थे, पहले हमारे कॉलोनियल पावर थे, आ जाओ आप हमारी हेल्प करने के लिए। तो एक समय ऐसा था जब फ्रांस के 5,000 सैनिक यहां पर थे। अब आप सोचोगे 5,000 सर कोई बड़ा नंबर थोड़ना है, लेकिन आप याद रखो ये देश छोटे हैं। उस जब ये आबादी इनकी 1.5 करोड़ थी, उस समय 5,000 फ्रांस के सैनिक यहां पर थे। दीज आर वेरी हाईली ट्रेन्ड सोल्जर्स, ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फोर्सेस जैसे सैनिक होते हैं। तो ये एक सोल्जर इनके 10-20 सोल्जर्स के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसके पास पूरा इक्विपमेंट होता है, मॉडर्न वेपन्स होते हैं। और चैड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि नाइजीरिया का जो बोको हराम ग्रुप है वो यहां पर आतंकवादी हमले करना शुरू कर चुका है इन द पास्ट 10 ईयर्स। तो बोको हराम वैसे नाइजीरिया बेस्ड है, लेकिन वो चैड और नाइजीरिया दोनों के बॉर्डर पे चलता है। अच्छा, चैड ने फ्रांस की मदद से एक और काम शुरू किया। क्या? रीजनल एरिया में अपना दबदबा स्थापित कर दिया। चैड ने कहा नाइजीरिया को, आपको बोको हराम से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम हमारे सैनिक भेज देंगे जो फ्रांस के द्वारा ट्रेंड है, और वो बोको हराम से निपट लेंगे। इसी तरह से उसने कई पड़ोसी मुल्कों के अंदर अपने सैनिक भेजे। अच्छा, जब 2017 में इमैनुअल मैक्रोन पावर में आते हैं फ्रांस में, तो वो एक ऐसे नेता हैं जो फ्रांस का मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहते हैं। कई नेता होते हैं जो मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कम करना चाहते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अमेरिका के सैनिकों को मैं दुनिया भर में नहीं भेजना चाहता। लेकिन मैक्रोन कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपने सैनिकों को भेजना चाहता हूं, क्योंकि इससे हमारा दबदबा बना रहता है। तो उनके आने के बाद से इन एरियाज के अंदर फ्रांस का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। और देखिए चैड को क्या मिला है, चैड को जब फ्रांस का सपोर्ट मिला, जब अपने बड़े भैया का उसके सर पर हाथ आ गया, तो चैड ने अपने एरिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल अख्तियार कर लिया। कैसे? पड़ोसी मुल्क सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कुछ प्रॉब्लम हुई, वहां की सरकार को हेल्प की जरूरत थी, चैड ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सैनिक भेज देते हैं। माली में ऐसी सिचुएशन आई, पड़ोसी माली को इन्होंने बोला हम सैनिक भेज देते हैं। लेक चैड वाला जो एरिया है, जो नाइजीरिया और चैड का बॉर्डर है, वहां पर बोको हराम से लड़ने में नाइजीरिया असफल रहा, चैड ने कहा हम सैनिक भेज देते हैं। मतलब ये लोकल अपने एरिया के अंदर एकदम स्टड बने घूम रहे हैं बाय द सपोर्ट ऑफ फ्रांस। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। देखो 2011 में क्या होता है, गद्दाफी, लिबिया के लीडर थे मुअम्मर गद्दाफी, जो वेस्ट की आंखों का तारा हुआ करते थे एक समय पर, लेकिन बाद में इन्होंने वेस्ट के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, और अल्टीमेटली ये देखा गया कि गद्दाफी को जब इन्होंने मार दिया 2011 में, गद्दाफी वॉज किल्ड इन लिबिया। तो अब ये अफ्रीका के सारे नेता जो हैं ये एकदम से अलर्ट हो गए कि भैया ये वेस्टर्न नेता जो हैं ये हमें कभी भी मरवा सकते हैं। सो दैट इज वाई हम इनसे आर्म्स, मिलिट्री सपोर्ट ले तो रहे हैं, लेकिन केवल इनसे नहीं लेना चाहिए, किसी और से भी लेना चाहिए। एक तरफा सपोर्ट एक ही देश का रहा हमारे ऊपर, तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसीलिए धीरे धीरे इन लोगों ने रशिया से आर्म्स और मिलिट्री सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। केवल फ्रांस या यूके पर ये डिपेंडेंट नहीं रहे। और अब यही देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में रशिया ने अपना इन्वॉल्वमेंट वहां काफी बढ़ा लिया है। जब इस तरह का खतरा फ्रांस ने देखा, तो देखो ये माफी मांगते फिर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन पिछले 2 साल में कई अफ्रीकी देशों में जाकर पब्लिकली माफी मांग चुके हैं, जो फ्रांस ने कहीं जेनोसाइड किया या फ्रांस में कहीं पर बहुत ज्यादा किलिंग्स करी उनकी आर्मी ने 40s में, उसके लिए इन्होंने माफी मांगी है। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी ये जो साहेल वाली कंट्रीज हैं ये अब नहीं चाहती हैं कि वेस्टर्न कंपनीज पूरी तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें। अगर कर रहे हैं तो भैया 100 में से 10-20 रुपए नहीं, हमें तो अब 50-50 वाली पार्टनरशिप चाहिए। और ये 50-50 वाली पार्टनरशिप ये कंपनीज देने को तैयार नहीं है, तो इनके लाइसेंसेस कैंसिल किए जा रहे हैं। जैसे निजेर ने कुछ समय पहले फ्रांस की एक बहुत बड़ी फर्म को यूरेनियम माइन से बाहर निकाल दिया, जबकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। ये होते देख फ्रांस ने क्या करा, फिर से तख्ता पलट करवाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन देखो फ्रांस की मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, तो वो तख्ता पलट करवा सकता है, उसके पास ये पावर हमेशा रहती है। तो अब ये हो रहा है कि धीरे धीरे ये सारे साहेल कंट्रीज डिसाइड कर रहे हैं कि हमें फ्रांस की सैनिकों को यहां से टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। इनके जो मिलिट्री बेसिस हमने अपने देशों में बनवा रखे हैं ये अब यहां से हटा देने चाहिए। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बोको हराम जैसे ग्रुप से लड़ना है या अपनी खुद की सरकार को बचा के रखना है, तख्ता पलट से बचाना है, तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन फ्रांस के ऊपर निर्भरता हम नहीं रख सकते। हमने अपने घर पर एक तरह का पैरासाइट पाल लिया है जो धीरे धीरे हमें को कमजोर करता जा रहा है। और फ्रांस पर निर्भरता कम करने के लिए इन्होंने धीरे धीरे रशिया के साथ अपने संबंध अच्छे करने शुरू किए हैं, रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना शुरू किया है। इनफैक्ट कई रशियन कंपनीज अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही हैं माइनिंग के, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के, और उन रशियन कंपनीज के द्वारा इन सरकारों को बेहतर टर्म्स दिए जा रहे हैं, यानी कि ये ज्यादा पैसा शेयर करने को तैयार हैं।
इसीलिए अब आप देखेंगे ऐसी न्यूज आती रहती है कि कोई ना कोई देश फ्रांस के साथ अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को समाप्त कर रहा है, मिलिट्री डील्स को खत्म कर रहा है। तो माली, निजेर, सेनेगल, इन सब ने पिछले 3 सालों में फ्रांस के ट्रूप्स को बाहर निकाल दिया है। लेकिन चैड इनका बहुत पुराना दोस्त हुआ करता था, चैड इनका बहुत ही मजबूत पार्टनर था। लेकिन फाइनली इस साल चैड की भी सरकार ने कहा कि सर बहुत हो गया, अब नमस्ते कर लेते हैं, टाटा बाय बाय का वक्त आ चुका है। तो इन्होंने नवंबर में अपना मिलिट्री एग्रीमेंट जो था वो खत्म कर दिया और दिसंबर में ये ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, यानी कि जो वहां के मिलिट्री बेसिस हैं वो चैड की आर्मी के हाथों में दिए जा रहे हैं। अब आगे कौन से देश बचे हैं जिनके अंदर ये फ्रांस की मिलिट्री अभी भी मौजूद है? तो देखिए, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, गेबॉन, जिबूटी, इनमें कुछ सैनिक हैं। चैड के अंदर ये 1000 सैनिक हैं, जनवरी तक पूरी तरह चले जाएंगे। बाय जनवरी दे विल ऑल लीव द कंट्री ऑफ चैड। तो माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ये वाले देश भी हटा देंगे, बस ये जिबूटी जो है ये नहीं हटाएगा। इसका एक्चुअली फ्रांस पे डिपेंडेंस थोड़ा ज्यादा है और फ्रांस के साथ उनके आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। इनफैक्ट इमैनुअल मैक्रोन भी कुछ दिनों में वहां पर आपको विजिट करते हुए नजर आ जाएंगे। इसीलिए यहां पर अभी कुछ समय, कुछ सालों तक एटलीस्ट इनका मिलिट्री सपोर्ट चलता रहेगा। और कोई देश अगर इनसे हेल्प मांगता है तो हो सकता है ये टेम्परेरी बेसिस पर अपने सैनिकों को भेज दें, लेकिन परमानेंट मिलिट्री बेसिस अब वहां से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। अब फ्रांस को भी ये समझ में आ गया है कि देखो, डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने भी एक दूसरा रास्ता अपनाया है। कुछ समय पहले उन्होंने यूएस अफ्रीकॉम नाम की एक कमांड सेंटर स्थापित करी। कमांड जैसे यूएस मिलिट्री के कमांड है वेस्ट एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, इस तरह से इन्होंने भी अफ्रीकॉम कमांड सेंटर स्थापित किया। और ये मेनली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या इन्फ्लुएंस वॉरफेयर में बिलीव करता है, यानी कैसे इंफॉर्मेशन के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ किया जाए या डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाए, क्योंकि रशिया का बढ़ता हुआ प्रेजेंस इन्हें ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए यह अफ्रीकॉम स्थापित किया फ्रांस की आर्मी ने। और दूसरी तरफ फ्रांस क्या कर रहा है कि जो वहां की बड़ी इकोनॉमीज हैं जैसे नाइजीरिया, लेकिन ये एंग्लोफोन कंट्रीज है क्योंकि एक समय यहां पर इंग्लैंड का कॉलोनियल कंट्रोल हुआ करता था, तो नाइजीरिया की इकोनॉमी काफी बड़ी है, तो उनके साथ ये अपने आर्थिक संबंध बढ़ा रहे हैं। तो ऑलरेडी इस वक्त फ्रांस के 2 सबसे बड़े पार्टनर आर्थिक तौर पर अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया हैं, और ये दोनों ही एक समय इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करते थे एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इकोनॉमिकली। तो अब नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के साथ ये संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं। रशिया को इसका बहुत फायदा हो रहा है कि ये जो पुराने फ्रैंकोफोन नेशंस हैं, फ्रैंकोफोन यानी कि वो देश जहां पे फ्रेंच भाषा बोली जाती थी या फ्रांस के इन्फ्लुएंस में आते थे ये देश, उन देशों के अंदर अफ्रीका में अब रशिया अपना दबदबा बना रहा है। रिसेंटली निजेर देश के अंदर ही जब पश्चिमी देशों की आर्मी को निकाला गया तो रशियन आर्मी के ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग देते हैं लोकल सैनिकों को, वो वहां पर बुला लिए गए थे। तो साहेल रीजन के अंदर रशिया का दबदबा बढ़ रहा है और ये वेस्ट के लिए एक बहुत ही चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि वहां पर कई सारे नए माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या रिफाइनरी बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन हो रहे हैं, और उन देशों में पहले कंप्लीट फ्रांस का जहां कंट्रोल होता था वहां अब धीरे धीरे रशिया का कंट्रोल आ रहा है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था टाइम जोन का, उसका आंसर है फ्रांस। आप सोचोगे कि फ्रांस इतना बड़ा तो है नहीं कि 12 टाइम जोन हो, लेकिन देखिए फ्रांस के पास क्या है ना, बहुत सारी कॉलोनीज हैं, पुराने छोटे छोटे आइलैंड्स लेकर अभी भी वो बैठे हैं जो उनके कॉलोनी का पार्ट हुआ करते थे, और उनके अंदर इतने सारे टाइम जोन है पूरी दुनिया में कि इसीलिए फ्रांस के 12 टाइम जोन है। फाइनली अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो अनअकैडमी के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। इट इज कंप्लीटली फ्री एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर टॉपर्स को यहां से फायदा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।